सबसे परिचय कराते हुए मैं दे रही हूँ। डॉक्टर पूर्णिमा शेखर सिंह अभी निदेशक हैं बिहार में, खुला है सेंटर फॉर ज्योग्राफिकल स्टडीज, उसकी निदेशक के रूप में आप अभी कार्य कर रही हैं। इससे पूर्व आपने UN कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल के रूप में और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के रूप में कई वर्षों तक कार्य किया है। और शिक्षा जगत में सिर्फ एक नाम नहीं, एक बहुत बड़ा हस्ताक्षर है डॉक्टर पूर्णिमा शेखर सिंह। पूरे बिहार में शायद ही कोई ऐसा होगा जो आपके प्रतिभा से, आपकी विद्वता से परिचित ना हो। और आपके कई सारी पुस्तकें हैं, आपके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स आज बड़े बड़े पदों पे कार्यरत हैं। कई लोग हैं जो आपके अंदर में रिसर्च करके बहुत अच्छे कैरियर की ओर बढ़े हुए हैं और आपके नाम को आगे बढ़ा रहे हैं, आपके कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। कई लोगों से तो हम लोग व्यक्तिगत रूप से भी परिचित हैं, न सिर्फ शिक्षा जगत में बल्कि सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक प्रतिबद्धता भी आपने बहुत निष्ठा से और बहुत क्या बोलूं मैं, बहुत त्याग उसमें भी आपने दिखाया है। IAS वाइस एसोसिएशन की प्रेसिडेंट के रूप में आपने कई सफल कार्यक्रम करवाए हैं, कई सामाजिक कार्य, बहुत सारे स्लम्स में बच्चों को पढ़ाना, सफाई, उनका हाइजीन, उनके स्वास्थ्य के लिए शिक्षा उनके लिए कितनी ज़रूरी है, ये सब कुछ आपने सिखाया है। और मैं इसकी कई बार साक्षी भी रही हूँ। और शिक्षा में भी आपको मैं बताऊं कि कई सारे अवार्ड्स आपने लिए हैं और कई सेमिनार्स जो सफलतापूर्वक हुए हैं, और सब में मेरा सौभाग्य है कि मैं सब में रही हूँ शामिल। और आने वाले सितंबर माह में एक अंतर्राष्ट्रीय, अभी तक तो राष्ट्रीय आपने कई कराए, और अब एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार होने, कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है सितंबर में, जिसको भी आपके ही कुशल नेतृत्व में करवाया जा रहा है। बिहार में ये पहला अवसर है, मुझे लगता है BGSI का पहला है। ज्योग्राफी ही नहीं, सभी विषय के लोग इससे जुड़े हुए हैं। और मेरा ये सौभाग्य है कि इसके विषय में अपने कॉलेज की छात्राओं को, अपने टीचर्स को ऐसे व्यक्तित्व से मैं मिलवा रही हूँ जो किसी भी महिला का, किसी भी समाज में किसी भी महिला का सपना हो सकता है कि हाँ, ऐसे ही शिक्षा में, व्यक्तित्व में अनुकरणीय व्यक्ति से मिले आदमी, और आगे खुद भी नकल जो होती है ना, पॉजिटिव अनुकरण करें। और लाइफ में हम लोग थोड़ा बहुत भी, पूर्णिमा दी, आपका अगर कुछ पाले गुण सब तरफ से, चाहे लोगों से व्यवहार का हो, जितनी सरलता उतनी ही विशिष्टता, शब्द नहीं है मेरे पास। मेरा लगता है कि अपने गुरु के बारे में तो कोई नहीं बोल सकता है, मैं भी नहीं बोलने में अपने को सक्षम पा रही हूँ। इतने ही वर्ड्स है मेरे पास कि हाँ, आपके बारे में आज लोगों को मिलवाकर मुझे लग रहा है कि एक कर्तव्य का निर्वाह किया मैंने, कि एक ऐसे व्यक्तित्व से मैंने अपने कॉलेज का, अपने स्टूडेंट्स का परिचय कराया जिसके हर पहलू से कुछ ना कुछ सीखने को उनको मिलेगा और अपने जीवन में वो आगे बढ़ेंगे। जब मैंने ये विषय चुना, मैंने पूर्णिमा दी से बात की थी कि एक ऐसा विषय चुनूंगी जिसमें पूर्णिमा दी की जो बातें होंगी वो सचमुच में कुछ ना कुछ परिवर्तन लाएंगी। तो जब हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट में महिलाओं की भूमिका की बात करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि पूर्णिमा दी से अधिक अच्छा कोई मुझे मिलेगा जो इस पर लड़कियों को या सभी को बता सके। तो लगता है मैडम किसी मीटिंग में है पूर्णिमा दी, मैं कनेक्ट करती हूँ, लेकिन तब तक मैं आपका अभिनंदन करने के लिए, राजेश जी। अब कितना अभिनंदन करोगी? 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट, 45 सेकंड। सुनो, सबसे मुश्किल काम है कि चुपचाप बैठ के अपनी प्रशंसा सुनो। अब इससे ज्यादा प्रशंसा नहीं करो, क्योंकि मैं अपने आप को इतना योग्य नहीं मानती। आप आपको मानने की जरूरत कहाँ है? आपके मानने वाले इतने आ गए हैं ना कि अब आपको मानने की खुद की जरूरत ही नहीं रही। राजेश जी, डिस्प्ले कीजिए, स्क्रीन शेयर करिए, स्क्रीन शेयर करिए। अब औपचारिक दीप प्रज्वलन हम लोग करेंगे, ऑनलाइन दीप प्रज्वलन।
नहीं देख बोल रही आवाज मेरी तुमका साउंड साउंड कम आ रहा है। हो गया खत्म। तुम यहीं पर हो बच्चा। कैसी दी आपका म्यूट है, आवाज नहीं आ रही है, म्यूट है आपका। पूर्णिमा दी, आपने जो पौधे दिए थे हम लोगों ने लगाए हैं, ढेर सारे फोटोग्राफ्स भी खींचे हैं, उसको 5 जगह हमने लगाया है, बहुत ही सुंदर। सबने फोटोग्राफ्स हम आपको शेयर करेंगे। अभी एक फोटोग्राफ्स मैं आपका शेयर कर रही हूँ, स्लाइड आगे बढ़ाइए। नेक्स्ट 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 स्लाइड, नेक्स्ट नेक्स्ट पे डालिए ना। और फोटो कहाँ गया उन लोग का, फोटो वाला वृक्षारोपण का? नहीं, आपके पास नहीं है, छोड़ दीजिए। हाँ, ये पूर्णिमा दी, ये देखिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर लगाई हो। हाँ, ये सारा हम डालेंगे यूट्यूब पे, लाइव भी है हम लोग भी। पूर्णिमा दी, या बहुत सुंदर है। थैंक यू पूर्णिमा दी, थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर। नेक्स्ट स्लाइड दीजिए। बंद कीजिए। ठीक है पूर्णिमा दी, अब हम लोग मीटिंग शुरू करते हैं। लगता है मैडम किसी प्रोग्राम में है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, हाँ, हम लोग स्टार्ट अब करते हैं। हाँ, आपको होस्ट कर दे रहे हैं पूर्णिमा दी, ताकि आप ये कर लें, स्लाइड शेयर कर सके। मनीषा ना वहाँ? हाँ हाँ है। हाँ, तो स्लाइड शेयर कर लीजिए, आप होस्ट बना दीजिए, तो CGS AKU को होस्ट कीजिए। हाँ, अच्छा, राजेश जी। दो में आए, एक में उनका स्लाइड है, एक में जो बोलेंगे तो हाँ, जो बोलेंगे वो बीच में आ जाएंगे और साइड में आप बोलिए 1 + ये वाला कर वही, इसलिए देखते रहिएगा लिस्ट में। डॉक्टर रेखा कुमारी अगर आएगा ना गेस्ट लिस्ट में, तुरंत बोलिए। पूछिए ना। अरे
वो लोग अलाउ करेगा काम आ रहा है स्क्रीन? हाँ आ रहा है, आ रहा है। चलो यहाँ से हम बढ़ाते चले जाएंगे सारा स्लाइड। चलिए यही रहेगा अभी हमें ऐसे से बोलने हाँ बोल दो स्टार्ट कर सकते। ये आज का टॉपिक हम लोगों का है जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है रोल ऑफ विमेन इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट यह एक बड़ा हॉट टॉपिक है, काफ़ी इसका करंट इसमें काफ़ी इस पर डिस्कशन चल रहा है पूरी दुनिया में। तो इसमें एंटर करने से पहले सबसे पहले हम जरा सा इसका बैकग्राउंड देखें कि आखिर ये कौन सी ऐसी घटना है जिसने इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इतना ट्रिगर किया, इतना इम्पोर्टेंट बना दिया। तो क्या ये आरंभ में सबसे पहले 16th और 17th सेंचुरी में इंग्लैंड और यूरोप में कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए काफ़ी मात्रा में टिम्बर काटा जा रहा था, कमर्शियल टिम्बर, और वो इतना अधिक उसका कटाव हो गया जंगल का कि ऐसा लगने लगा कि अब भविष्य में इसका डिमांड, इसकी पूर्ति नहीं की जा सकती है। तो उस समय लोग काफ़ी डर गए और सिल्वीकल्चर की शुरुआत की, जिसके तहत कमर्शियल ट्रीज वगैरह ग्रो किया जाने लगा। इसके बाद फिर 1960 में यूरोप में और अमेरिका में काफ़ी एनवायरमेंटल मूवमेंट हुए, क्योंकि उस दौरान में इतना ज़्यादा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा था, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा था, और इतना ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन हो रहा था कि काफ़ी जो एनवायरमेंटलिस्ट थे, पर्यावरणविद थे, वो काफ़ी डर गए कि यदि इसी गति से ये चलता रहा तो हमारा जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है वही खतरे में पड़ जाएगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए 1968 में एक रोम क्लब की स्थापना हुई, क्लब ऑफ रोम की, और इसमें कुछ यूएन के इम्पोर्टेंट मेंबर्स कुछ थे, और विश्व के कुछ इकोनॉमिक मैग्नेट्स लोग थे, और कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। वो उन लोगों ने मिलकर एक नॉन प्रॉफिट ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया, और इसने एक लिमिट टू ग्रोथ करके एक स्टडी अपना निकाला, एक चैप्टर निकाला, जिसमें ये बताया गया कि यदि इसी गति से हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज का, संसाधन का यदि एक्सट्रैक्शन करते रहें तो वो दिन दूर नहीं है। वो समय उन्होंने दिया करीब 2072 का, जबकि ह्यूमन एग्जिस्टेंस है वो एकदम खतरे में आ जाएगा, लोग भूखों मरने लगेंगे, क्योंकि इसने देखा कि इन तीन चीज़ों में इंटरकनेक्शंस है, इकोनॉमिक ग्रोथ में, पर्यावरण में, और पॉपुलेशन ग्रोथ में। तो इन तीनों के इंटरकनेक्शन को इसने देखा, और इसने बताया कि यदि इस गति से हम लोग एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन करेंगे और इसका नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन करेंगे तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वह रुक जाएगा, और जो जनसंख्या है हमारी उसकी वृद्धि भी रुक जाएगी। तो इसके बाद इस बैकग्राउंड में, इस परिप्रेक्ष्य में 1980 में IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, एक इस्टेब्लिश हुआ, जिसने कि अपना एक स्ट्रेटेजी प्रोग्राम बनाया, जिसमें सबसे पहले टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म जो है यह टर्म यूज हुआ। और इसके बाद फिर 1982 में UN जनरल असेंबली ने इस टर्म को अडॉप्ट किया, और पहली बार, जैसा हम सभी जानते हैं कि ब्रांड रिपोर्ट है, उसमें सबसे पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया गया, जिसमें इसने बताया
कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वह इस तरह का विकास है जिसमें कि हम न केवल अपने प्रेजेंट की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं बल्कि फ्यूचर की भी आवश्यकताएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए ही हम विकास करते हैं, ताकि फ्यूचर जनरेशन को किसी भी तरह का उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में उनको समझौता ना करना पड़े। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो कंसेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है ये इसके बाद काफी इवॉल्व किया और इसमें पाया गया कि इसमें फिर 3 कंपोनेंट्स जो थे उस कंपोनेंट्स को इसमें समावेश किया गया और इसमें देखा गया कि एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट है एंड सोशल इक्विटी है या सोशल ये कह लीजिए। तो ये तीनों चीजें जो हैं जब हमारी उसका इंटरसेक्शन होता है ये तीनों चीजों का, तो उसके इंटरसेक्शन के का जो एरिया है उसके बीच वाला वही यदि हम पहुंचते हैं तभी हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है, ग्रोथ। क्योंकि देखिए एनवायरनमेंट जो है पर्यावरण जो है, यहाँ पर कहाँ पे ये विवाद है कि पर्यावरण जब हम विकास करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, तो वह डेवलपमेंट हमारे नेचुरल रिसोर्स के एक्सट्रैक्शन पर निर्भर करता है। तो जब हम उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उसका जो रीजेनरेशन का जो क्षमता है हमारे नेचर की रीजेनरेट करने की, उसको जब क्रॉस करता है हमारा रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन, तो यहाँ पे उसका डिप्लीशन होने लगता है जो कि खतरनाक है, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए मान्य नहीं है। और इसी तरह से जब हम इधर सोसाइटी जो है जब इस उत्पादन का के द्वारा जो कूड़ा कचरा का जो जनरेशन होता है उसका जब पर्यावरण के एब्जॉर्प्शन लिमिट के बियॉन्ड चला जाता है तो हमारे पर्यावरण का अवनयन होने लगता है, डिग्रेडेशन होने लगता है और ये पोल्यूशन होता है। तो इसका मतलब कि इन तीनों जो कंपोनेंट हैं, एनवायरनमेंट का, इकोनॉमिक का और सोशल का, इन तीनों में एक समन्वय होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसी समन्वय के आधार पर हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो सतत विकास है उस सतत विकास को हासिल कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए जो हमारा यह सोशल कंपोनेंट है जो एक अत्यंत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, इसी में हमारा जेंडर निहित है। यहीं पे हमारे विमेन जो है सेक्शन उसका की महत्वपूर्ण भूमिका आती है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारी जो महिलाएं हैं उनकी इस सतत विकास में उनकी क्या भूमिका है। तो हम सभी जानते हैं कि हमारी महिलाएं जो हैं वह पूरे विश्व में उनकी जो आबादी है वह आधी आबादी, और नाम भी कहा जाता है नारी को, महिलाओं को आधी आबादी के रूप में उनको इंगित किया जाता है। तो इन महिलाओं में हम जानते हैं कि शुरू से ही उनमें जो डोमेस्टिक जो जिम्मेदारी है, घरेलू कामकाज की जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर रहती है। तो खाना बनाने के लिए जैसे उनको जंगल से, वो ग्रामीण महिलाएं अधिकांशतः वो जंगल से जिसको कहते हैं 3F, फूड, फॉडर एंड फ्यूल, ये तीनों चीजें इकट्ठा करने के लिए उनको जंगल जाना पड़ता है। और जंगल जो है ये महिलाएं अच्छी तरह जानती हैं कि जंगल में जंगल का बरकरार रहना, उसका कायम रहना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जंगल नहीं रहने से उनको फ्यूल, जलावन की लकड़ी का मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जानवर जो वो पालती हैं, क्योंकि उसकी भी जिम्मेदारी महिलाओं के ही, रूरल जो महिलाएं हैं उन्हीं के ऊपर रहती है, तो उनका फॉडर का मिलना मुश्किल हो जाएगा और फूड भी वो कलेक्ट करके लाती हैं, और साथ ही साथ पानी भी उन्हें उनको लेके आना पड़ता है। तो महिलाएं हमारी बड़ी अच्छी तरह जानती हैं कि ये जंगल जो है इन सभी चीजों का दाता है, क्योंकि यदि जंगल कट जाएगा तो उन्हें ना तो जलावन की लकड़ी मिलेगी, ना उन्हें जानवरों के लिए चारा मिलेगा, और ना उनको खाना बनाने के लिए पानी मिलेगा। क्योंकि हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से फॉरेस्ट का कनेक्शन क्लाउड के फॉर्मेशन में, बादलों के फॉर्मेशन में है,
और उसके कारण जो वर्षा होती है, और साथ ही साथ जो वृक्ष होते हैं जंगल के, वह रेनफॉल को भी बहुत स्लोली उसको इट अलाउज टू ड्रॉप स्लोली ओवर द ग्राउंड, एंड इट अलाउज द परकोलेशन ऑफ वाटर टू टेक प्लेस एट अ ग्रेटर टाइम। तो इससे क्या होता है कि धीरे धीरे पानी जो जाता है तो नदी, नाले, झरने और ग्राउंड वाटर सभी रिचार्ज होता है। तो ये हमारी महिलाएं बड़ी अच्छी तरह इस कनेक्शन को जानती हैं। तो यहाँ पर देखिए इनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, और इसका बहुत अच्छा उदाहरण हमारे भारत में जो गढ़वाल में चिपको आंदोलन हुआ था, वहां पर इसी तरह से जो ठेकेदार था वह एक बार आके उसने जो वृक्ष उसको काटना था उसको चिन्हित कर गया। तो दूसरे दिन सारी महिलाएं उस पेड़ के चारों ओर चिपक गई बुरी तरह से, और उन्होंने कहा कि तुम इस वृक्ष को तभी काट सकते हो जब तुम हमको काटोगे। तो इस तरह से ये आंदोलन काफी जोर पकड़ा, और तभी से लोगों ने इस बात के इम्पोर्टेंस को समझा, और ये इस महिलाओं की भूमिका भी जो है इससे बड़ी अच्छी तरह से परिलक्षित होती है। अब देखिए ये जो हमारे बच्चे हैं और बूढ़े, उनकी भी जिम्मेदारी, पालन पोषण की जिम्मेदारी हमारी महिलाओं पर ही रहती है। तो यहाँ पर भी देखिए जो महिला है वो एक इम्पॉर्टेंट एजुकेटर के रूप में, शिक्षक के रूप में काम करती हैं। हम सभी जानते हैं, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट अडेज है, एक फ्रेज है, द हैंड विच रॉक्स द क्रैडल रूल्स द वर्ल्ड। तो ये जानिए कि हमारी महिलाओं की बड़ी महती भूमिका है इसमें। वो जो बच्चों का लालन पालन करती हैं, जापान में भी हमने देखा कि बहुत शैशव काल से ही, जब बच्चा बहुत छोटा रहता है उसी समय से ही उसे अपने पर्यावरण के प्रति सचेत किया जाता है, उसे शिक्षा दी जाती है, और कहाँ उसको गार्बेज डालना है, नहीं डालना है, इस चीज के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। और हम जानते हैं हमारी माताएं हमें शुरू से ही बताती हैं कि तुम्हें जितना पानी की आवश्यकता है उतना ही पानी खर्च करो, व्यर्थ का पानी मत खर्च करो। तो इस तरह से पर्यावरण के रिसोर्स को बचाने के लिए हमें वो बताती हैं। और इसी तरह से जो हमने कहा कि गार्बेज का डिस्पोजल, कौन बायोडिग्रेडेबल है, कौन नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसके सेपरेशन और इसके ठीक से डिस्पोजल, इन सभी चीज की शिक्षा वो देती हैं। और साथ ही साथ यह भी हमें बताती हैं कि किस तरह से पॉलीथीन का हमें कम से कम उपयोग करना है ताकि हमारा पर्यावरण जो है वह सुरक्षित रहे, वृक्षारोपण हम करें, और साथ ही साथ संसाधनों को रिसाइकिल करने के लिए, एक यदि संसाधन है उस संसाधन का हमने यूज किया तो इसके बाद फिर से उसको रिसाइकिल करके हम किस तरह से उसको यूज कर सकते हैं, ये सभी चीजें हमारी महिलाएं जो हैं वो बताती हैं। तो ये हम देखते हैं कि इसमें एक और यहाँ पे बड़ी महत्वपूर्ण चीज मैं आपको ये बताना भूल गई कि किस तरह से नर्मदा बचाओ आंदोलन में मेधा पाटकर ने आगे बढ़कर, वह उस समय वो इस पर पीएचडी कर रही थी, और जब वहां पर उन्होंने देखा कि इसे जब ये इस तरह का नर्मदा वो वहां पर बांध बन जाएगा तो एक ह्यूज एरिया है जहां से लोगों को डिस्प्लेस कर दिया जाएगा, और वो सारा एरिया बैक वाटर में डेवलप हो जाएगा, और इतनी अच्छी भूमि जो है वह बर्बाद हो जाएगी, हमारा पूरा पर्यावरण जो है वह नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए एक महिला इस तरह का लीडरशिप देती है, और सरकार के इतने बड़े इस काम को वो उसने रोक दिया, उसको बदल दिया, और पॉलिसी डिसीजन इस तरह से करने के लिए मजबूर किया। तो यहाँ भी ये महिला की ही हम भूमिका देखते हैं जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कायम करने में किस तरह से सक्षम हो पाया। अब यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण चीज आपको बताएं कि हमारी जो महिलाएं हैं अधिकांशतः आप देखेंगी कि जो कृषि कार्य में भी अधिकांश जो लेबर लगा हुआ है वह सब हमारी अधिकांश महिलाएं ही लगी हुई हैं। और ये देखिए इस तरह से यदि हम देखें तो एक तरह से फूड सिक्योरिटी जो है देश का लगभग उन्हीं के हाथ पर है, उन्हीं पर निर्भर करता है। तो यदि इन्हें हम यहाँ पर अच्छी तरह से यदि प्रशिक्षण हम दें तो कृषि का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है।
जो सस्टेनेबल जो हमारा एग्रीकल्चर है, इसमें जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो कंपोनेंट होता है क्रॉप रोटेशन का, ऑर्गेनिक फार्मिंग का, ग्रीन मैन्योरिंग का, वर्मी कंपोस्ट का, जैविक इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड या जिसे हर्बिसाइड कहते हैं, इन सभी चीजों की यदि हम जानकारी दें इन महिलाओं को, तो हम न केवल अपने स्वास्थ्य की रक्षा, ह्यूमन हेल्थ की रक्षा कर सकेंगे, बल्कि इसके साथ साथ हम अपने पर्यावरण को भी पूरी तरह से उसकी हम रक्षा कर सकेंगे। यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट मनीला में है, तो वहाँ का कि एक महिला, यहाँ पे हमारी एक इंडियन ही लड़की है जो उसका पायलट प्रोजेक्ट हाजीपुर में, मुजफ्फरपुर में, इन जगहों में कर रही है। और इसका पायलट प्रोजेक्ट में क्या है कि जो महिला किसान हैं उनको, महिला को तो अभी तक हम लोग इसके लेबर के रूप में, एग्रीकल्चर लेबर के रूप में जानते हैं, लेकिन वहां पे उन लोगों ने इसका नॉमेनक्लेचर दिया महिला कृषक। तो वो महिला किसान जो हैं वो उनका एक ग्रुप बना के और उन्हें पैडी कल्चर का जो बीज है उसको पौधारोपण करने के लिए, उसको उगाने का उसने टेक्निक उसको सिखाया, और वो महिलाएं ग्रुप में काफी मात्रा में उन्होंने बहुत अच्छे हेल्दी पैडी का बीजड़ा, धान का बीजड़ा उन्होंने उगाया और उसको सेल किया और काफी सक्सेसफुल हुआ ये मॉडल। तो इस तरह से, इस तरह का इनपुट यदि हम डाल के इन जो हमारी एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं महिलाओं में के रूप में, उनको हम लोग काफी सशक्त कर सकते हैं और हम अपने पर्यावरण को भी सुरक्षित रख सकते हैं और अपने ह्यूमन हेल्थ को भी इस तरह से ये कर सकते हैं। तो ये इसमें एक और बड़ी ये बात है कि जो हमारी महिलाएं हैं, वो अधिकांश हमारी महिलाएं हैं वो बड़ी पॉवर्टी स्ट्रिकन हैं, क्योंकि हम लोग बड़े, हम लोगों पर जो बड़ा हम लोगों का जो स्टेटस है, इट इज नॉट इक्वल इन द सोसाइटी, एंड मोस्ट ऑफ द रूरल women, they are at a very marginal level and they are very poverty stricken। तो यहाँ पे हम ये आपको बताएं कि खास करके जनरल महिलाओं का भी यदि आप देखेंगी उनके काम करने का पैटर्न, तो महिलाओं को जो है अनइक्वल, माने इक्वल काम के लिए अनइक्वल पेमेंट मिलता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आप जाके देखिए तो जो रेजा मजदूर और ये सब होती हैं, वहाँ महिलाएं पुरुषों के बराबरी में ही काम करती हैं, लेकिन उनको जो ठेकेदार होता है वो कम देता है। तो ऐसा ये जो है, ये पूरे विश्व में ही इस तरह का प्रचलन है कि महिलाओं को फॉर द सेम वर्क दे आर बीइंग पेड लेस। तो इसके साथ साथ देखिए और क्या है महिलाओं के साथ, कि जब गर्भवती होती है मैरिड महिला, तो उस गर्भधारण के समय में भी उनको काम छोड़ना पड़ता है, या यदि किसी अन्य तरह की परिवार में यदि परेशानी होती है और महिला और पुरुष में से आता है कि किसको काम छोड़ना है, तो महिलाओं को ही अपने करियर से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो इन सब का नतीजा ये होता है कि सोशल सिक्योरिटी जो है सो इनके पास बड़ी कम रहती है, और किसी भी तरह का इनको जैसे सोशल माने किसी भी तरह का बैंक से लोन लेने या इस तरह की चीज़ों को लेने में इन्हें बड़ी दिक्कत होती है, और इस तरह से उनका जो आर्थिक जो स्थिति है वह बड़ी कमज़ोर होती है। और साथ ही साथ हम और ये भी देखें कि बुढ़ापे में महिलाओं को और भी दिक्कत होती है, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी जब यंग थी तब तो इस तरह का कुछ भी नहीं था, तो धीरे 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 बुढ़ापे में जब ये अशक्त होने लगती हैं तो इनके पास और भी जो संसाधन है वो और भी कम हो जाते हैं, और वो काफ़ी मतलब उनकी स्थिति अच्छी नहीं रहती है। तो एजुकेशन का भी लेवल यदि हम देखें तो एजुकेशन का लेवल भी यहाँ अनइक्वल है। लेकिन देखिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसके लाने के लिए अत्यंत आवश्यक है कि साइंटिफिक इनोवेशंस होता रहे, साइंटिफिक डेवलपमेंट, साइंटिफिक रिसर्च होता रहे, क्योंकि ये हमेशा ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, हमेशा ये टेक्नोलॉजी पर निर्भर करता है, और ये चाहता है कि इस तरह का हमेशा की टेक्नोलॉजी तकनीक विकसित होती रहे जो कम से कम रिसोर्स में अधिक से अधिक उत्पादन दे सके और कम से कम पर्यावरण को क्षति पहुंचा सके। तो ये इस जो महिलाओं का यदि हम एजुकेशन पैटर्न देखते हैं तो ये
साइंस और इस तरह के चीजों में इनका झुकाव कम रहता है। तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान देने की आवश्यकता है कि ये महिलाएं जो है हमारी ज्यादा से ज्यादा इसकी ओर जाएं, ताकि वो नई तकनीक है उसका इजाद कर सकें और इनोवेशंस में नए इनोवेशंस में भाग ले सकें। और एजुकेशन जो है इसका एक और बहुत इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट जो पड़ता है वह पड़ता है पॉपुलेशन ग्रोथ पे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि शिक्षित महिलाएं जो होती हैं शिक्षा पा लेने के बाद वो उनका एज एट मैरिज उनका थोड़ा इंक्रीज करता है और उनके इसके कारण बच्चों के ग्रोथ रेट पर असर होता है। बच्चों की स्पेसिंग भी उनको करनी पड़ती है अपनी करियर इन सब चीज़ों के कारण। तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ को अरेस्ट करने में ये बहुत महत्वपूर्ण इसकी भूमिका है। तो और ये हम बताएं आपको कि जो जेंडर इक्वालिटी की जो हम बात कर रहे हैं ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हमारे एसडीजी का, क्योंकि जेंडर इक्वालिटी से ही हम इक्वल अपॉर्चुनिटी पा सकते हैं और महिलाओं का पावर शेयरिंग में और डिसीजन मेकिंग में हम उनका इक्वल उनका रोल हो सकता है, उनकी भागीदारी हो सकती है। और साथ ही साथ जो इससे जो डोमेस्टिक वायलेंस है जो घरों में होता है ये बड़ी रैम्पेंट है और ये यूनिवर्सल फिनोमेना है। तो यह जो है इस पर भी रोक लगाई जा सकती है इससे बड़े अच्छे से, और इस तरह से जो है ह्यूमन राइट्स का हम रेस्टोरेशन कर सकते हैं जो एक बहुत मस्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ हम आपको बताएं कि इन सारी चीज़ों का अब ये असर हो रहा है कि जो महिलाएं हैं वह अब जो शताब्दियों से जो बैकग्राउंड में रहने लगी थी महिलाएं, वो महिलाएं अब आवाज उठाने लगी हैं इवन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। और हम देखते हैं कि जो रियो अर्थ समिट 1992 में हुआ उसमें महिलाओं ने बहुत एक्टिव पार्ट लिया और उसमें एक चैप्टर ही अलग से आया वीमेन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके निकाला गया। और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई शिखर सम्मेलन हुए, जैसे 1993 में ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस हुआ, 1994 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट हुआ, 1995 में सोशल समिट और 1995 में जो फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वीमेन संपन्न हुआ। तो यह सब इसी बात का नतीजा है कि विमेन जो हैं वो अब काफ़ी जागरूक हो गई हैं। और इसमें जो यूनाइटेड जो नेशंस है उसने एनवायरनमेंट, पॉपुलेशन, ह्यूमन राइट्स, पॉवर्टी और जेंडर इश्यूज इस पर महिलाओं ने जोर देने को, बल देने को कहा है, क्योंकि ये सारे जो फैक्टर्स हैं एनवायरनमेंट, पॉपुलेशन, ह्यूमन राइट्स, पॉवर्टी और जेंडर इश्यूज, ये इनकी अंतःक्रिया से ही विभिन्न समस्याएं जो हैं जो उत्पन्न होती हैं वो आपस में अंतः संबंधित हैं, ऑल आर इंटर रिलेटेड और इन्हीं के इंटरेक्शन से होता है। तो इन सारे इश्यूज पर महिलाओं ने इसको बल देने के लिए कहा है। तो अब क्या है कि इन सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का परिणाम यह हुआ है कि अब पूरे विश्व में महिलाओं के मेन स्ट्रीमिंग की बात होने लगी है और इस बात की समझ अब विकसित हो चुकी है कि विमेन को नेग्लेक्ट करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं प्राप्त किया जा सकता है। यह अत्यंत आवश्यक है कि विमेन को एम्पावर किया जाए, क्योंकि उनकी भागीदारी जो आधी जनसंख्या है उनकी सक्रिय भागीदारी के बिना हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट विश्व में नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा मैंने पहले कहा कि जो फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन विमेन हुआ जो बीजिंग में हुआ था उसमें इस बात को स्वीकार किया गया कि विश्व में शांति और सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाने के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण, उनकी हर क्षेत्र में पूरी भागीदारी और समानता अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना मनुष्य का भविष्य जो है
वह खतरे में है। तो अब यूनाइटेड नेशन जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सॉरी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अब इस प्रकार यह डिफाइन करता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं करता है, बल्कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जो बेनिफिट्स प्राप्त होता है, जो लाभ प्राप्त होता है, उसको वो इक्विटेबली लोगों में बांटता है पूरे। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेनिफिट को पूरे विश्व में और पूरे लोगों के बीच में इक्विटेबली बांटता है, और वह इस तरह से ग्रोथ करता है, डेवलपमेंट करता है, जिससे कि एनवायरनमेंट रीजेनरेट हो, ना कि डिस्ट्रक्ट हो। और इसमें जो है वो प्रायोरिटी जो है जो ग्रोथ में पुअर लोगों को दी जानी चाहिए, ताकि उनके सामने जो पॉसिबिलिटीज है, जो अपॉर्चुनिटीज की संभावनाएं हैं, वो अधिक से अधिक बढ़े। और यह तभी संभव है जब उन लोगों को का पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग में बढ़ेगा। तो यही आज का हमारा संक्षेप में यही, ये कर दो। तो आज का हमारा संक्षेप में यही है जर्नी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, और हमारी वीमेन की भूमिकाएं कहाँ हैं और कहाँ अब अंत में यह मात्र सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरनमेंट इसमें न रह के अब एक इम्पॉर्टेंट इशू अब हो गया है कि जेंडर का मेन स्ट्रीमिंग हर इश्यूज में किया जाए, हर चीज को जेंडर पर्सपेक्टिव से देखा जाए, क्योंकि जेंडर को सशक्त किए बिना हम किसी भी तरह का सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है विश्व में हम नहीं पा सकते हैं। क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है यह हमारे पृथ्वी पर, हमारे प्लैनेट पर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ को लाने में सक्षम है, और यह बिना महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। थैंक यू पूर्णिमा दी, थैंक यू सो मच। अब हम लोग के साथ हमारे डायरेक्टर डॉक्टर रेखा कुमारी जुड़ गई हैं। मैडम, अब मीटिंग आपके हवाले है। मैडम, आपका साउंड नहीं आ रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रही है मैडम। सभी लोग को नमस्कार, खास करके हमारी माननीय डॉक्टर पूर्णिमा शेखर जी को, जो कि निदेशक है और काफी उच्च पद पे है और बहुत रिनाउंड एक महिला है, एक सशक्त महिला है, और हम भाई उनको प्रणाम करते हैं। और सभी महिलाएं जो इस प्लेटफॉर्म पे अभी जुड़ी हुई हैं, उन सब से यही आग्रह रहेगा कि जैसे आप अपने घर को संभालते हैं, जैसे अपने घर को सुंदर, बढ़िया, खूबसूरत बना के रखते हैं, वैसे ही ये धरती हमारा घर है, और इस धरती को हमें सुंदर और बढ़िया बना के रखना है, ताकि ये रहने लायक रह सके। और ये कार्य मुझे लगता है कि महिलाओं से बेहतर कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि हम महिलाएं बरसों से अपने घर को संभालते आई हैं। हमें पता है कहाँ पर कब और क्या करना है। हमें मालूम है कि यदि चीजें अव्यवस्थित रहेंगी और जो वस्तु जहाँ रखनी है वहां नहीं रखी रहेगी, तो घर की व्यवस्था कभी भी सही तरीके से नहीं चल पाएगी। अस्त व्यस्त घर गृहिणी का पता चलता है, और हर गृहिणी का अपने आप इनबिल्ट होता है, वो उनमें अपने आप समाहित रहता है कि कौन सी वस्तु कहाँ रखनी है, कैसे रखने हैं। आप देखती होंगे, फील करती होंगे, आपके अपने हस्बैंड आए, कुछ सामान यहाँ रख दिया, कुछ वहाँ रख दिया, फिर आप उन्हें सबको व्यवस्थित करती हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से हमारा घर व्यवस्थित होता है, कौन सी चीज कहाँ रखना है, कैसे करना है, कहीं भी कोई कागज का टुकड़ा या कोई प्लास्टिक का
टुकड़ा हम इधर उधर फेंकते नहीं है, उसी तरह से हमें अपनी धरती को भी संभालना है, क्योंकि हम सभी को मालूम है कि यही एक प्लैनेट है इस पूरे सोलर सिस्टम में जिसमें अभी हमें पता है कि लाइफ अपने पूरे पराकाष्ठा के साथ है, पूरी खूबसूरती के साथ है। इतने सारे तरह तरह के पौधे हैं, इतने सारे एनिमल्स हैं, प्लांट हैं, सारे जो धरती पर हैं वो तो दिख ही रहे हैं जो जमीन में। इसके अलावा सी के अंदर, चूंकि 75% हमारा सी है, समुद्र है, और समुद्र के अंदर जो जीव जंतु हैं वो असंख्य, मिलियंस ऑफ मिलियंस हैं। और जो हम अपनी धरती को इस तरह से जो आप देख रहे हैं, हमारा जो धरती है उस पे हर लोग, हर प्लेटफॉर्म पे ये कहा जा रहा है कि हम लोग अपने धरती को गंदा कर रहे हैं। कोई केमिकल गंदगी तो हो ही रही है, साथ में हम लोग कूड़ा कचरा, जिसको खास करके पॉलीथीन को, या फिर ई कचरा यानी कि हमारा लैपटॉप है, हमारा कीबोर्ड है, हमारा मोबाइल फोन है, ये सारी चीज़ों से ई कचरा तैयार होता है। ये ई कचरा भी हम अपने गार्बेज में डाल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के कारण जो बारिश के पानी के साथ इनसे जो रेडिएशन निकल के, या इनसे जो मेटल्स हैं, जो हेवी मेटल्स रहते हैं, यूजुअली क्या होता है कि कंप्यूटर्स में या फिर टीवी में ज़्यादातर हेवी मेटल्स के कैपेसिटर्स बने होते हैं। वो हेवी मेटल्स धीरे धीरे लीच आउट करके, यानी कि उनसे निकल के हमारे पानी के स्रोत में आते हैं, मिट्टी में आते हैं, और जब बारिश होती है तो यही मिट्टी और पानी जो है वो धीरे धीरे समुद्र में चला जाता है, और समुद्र इसी तरह से हमारा पॉल्यूट होता है। जैसा कि हमारी दीदी पूर्णिमा दी ने बताया, उन्होंने काफ़ी विस्तार में बताया कि कैसे गांव की महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं जानती हैं कि कैसे हम अपने जंगलों को सुरक्षित रखें, ताकि वो पेड़ को नहीं काटती हैं, बल्कि पेड़ से जो टहनियाँ सूख कर गिर जाती हैं उन्हें वो चुन कर लाती हैं, अपने लिए जलावन या फ्यूल का व्यवस्था करती हैं। तो इस तरह से हम अभी अपने ग्रामीण जीवन को ध्यान से देखें, जो गांव में जो महिलाएं हैं उनको यदि हम ध्यान से देखें, उनके कार्यों को देखें, तो हमें समझ में आएगा कि हाँ, हमारे यहाँ ये सिस्टम था कि हम लोग सही तरीके से चीज़ों को संभालें, नेचर को मेंटेन करते हुए अपने जीवन यापन को अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। लेकिन धीरे धीरे प्रोग्रेस होने लगा, और इस प्रोग्रेस में इतनी हम लोग साइंटिफिकली जो हमारा नया इक्विपमेंट्स आने लगे, लाइफ इजी होने लगा, महिलाएं पढ़ने लगी, घर के अलावा भी उन्हें ये समझ में आने लगा कि नहीं, सिर्फ घर ही नहीं, हमें समाज को भी मेन स्ट्रीम में भी आना चाहिए। क्योंकि जैसा दीदी ने बताया, महिलाओं के साथ दो आयामी व्यवहार होता है, पुरुषों के लिए कुछ, महिलाओं के लिए कुछ। तो महिलाएं धीरे धीरे इस बात को समझने लगी, और उन्हें लगा कि नहीं, हमें भी मेन स्ट्रीम में आना चाहिए, नहीं तो हम सिर्फ घर में ही दुबक के रह जाएंगे। लेकिन सही यदि पुरुषों का व्यवहार या समाज का व्यवहार हमारे प्रति अच्छा रहता, यानी महिलाओं के प्रति जो पोषण देती हैं, जो जन्म देती हैं, जो इस समाज का बेसिक रीढ़ है, उस रीढ़ को ही समाज ने कमजोर करने की कोशिश की, और उसी का ये नतीजा है कि आज सभी महिलाएं इस बात को कहती हैं कि नहीं, महिला सशक्तिकरण होना चाहिए, महिलाओं को मेन स्ट्रीम में आना चाहिए, ताकि पुरुषों को ये समझ में आए कि नहीं, महिलाएं हर तरह से कैपेबल हैं, कहीं भी पीछे नहीं है। बल्कि मेरा तो ये मानना है कि महिलाएं हमेशा से आगे हैं पुरुषों से, क्योंकि हर एक पुरुष की माँ होती है, और माँ ही के अनुसार बेटा भी चलता है। तो मेरा तो ये विचार है कि मेरा खुद का मानना है कि महिलाएं कहीं से भी पीछे नहीं है, बल्कि पुरुषों से आगे है। बस जरूरत है हमें अपने आप को धीरे धीरे सतत आगे बढ़ने का, और ये बताने का कि देखिए, अभी ओलंपिक गोल्ड मेडल देखिए, ओलंपिक में जितना भी हुआ, गोल्ड मेडल तो खैर एक पुरुष के द्वारा लाया गया, लेकिन महिलाएं भी कम नहीं रही, उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तो मेरा ये मानना है कि हम लोगों को ये सोच के चलना चाहिए कि धरती जो है हमारा घर है, और हम अपने बच्चों को, बेटा हो या बेटी हो, उन्हें हम ही सिखा सकते हैं कि नहीं, ठीक है, हमारा इस घर को हमें गंदा नहीं करना है, अच्छे से रखना है, और कोई भी कचरा, किसी भी तरह का कचरा यदि हम बाहर फैलाते हैं तो अंततः वो पॉल्यूशन ही क्रिएट करता है, और धीरे धीरे हमारे पानी को और मिट्टी को गंदा करता है। तो मैं समझती हूँ कि आज का जो ये दिन, पृथ्वी दिवस जो मना रही है हमारी प्राचार्या
उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतने अच्छे सब्जेक्ट के ऊपर उन्होंने इस तरह की परिचर्चा रखी। और पूर्णिमा दी को भी बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतने अच्छी तरह से अपनी बातों को हम लोगों के सामने रखा और हमारा ज्ञानवर्धन उन्होंने किया है। इन सब के लिए आप सभी को तहे दिल से मैं अपने तहे दिल से आपको बधाई देती हूँ और प्रिंसिपल मैडम को जिन्होंने इतने पृथ्वी दिवस को, जो कि 22 ही अप्रैल को था, लेकिन उन्होंने ये निश्चय किया कि मैं बाद में लेकिन मनाऊंगी जरूर। ये एक अच्छा निश्चय था। मुझे मालूम है कि उन लोगों को अपना कॉलेज शिफ्ट करना पड़ रहा था और इस शिफ्टिंग के कारण और कोविड की जटिल प्रक्रिया के कारण उन्हें इस तरह का निर्णय लेना पड़ा। पर मैं आपके निर्णय के साथ हूँ मैडम, आपने बहुत अच्छा कार्य किया है और आप सभी को, खास करके दीदी को आपने बुलाया एज ए चीफ गेस्ट, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत खुश हूँ और आप लोग इसी तरह से आगे बढ़े, यही मेरा शुभकामना है आप लोग के लिए और बल्कि मेरा आशीर्वाद भी आप लोग के लिए कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। चलिए धन्यवाद। क्या मैं छुट्टी ले सकती हूँ? क्योंकि मेरे को अभी मीटिंग है। आप लोग से मैं विदा ले सकती हूँ? आप लोग का थोड़ी देर आप लोग का परमिशन है क्या? हाँ, सभी का परमिशन है रेखा। चलिए ठीक है दीदी, चलो बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। तुम अपना व्यस्त समय से निकाल के थोड़ा सा समय हम लोगों के बीच में आई। नहीं, अरे क्या करें, अभी थोड़ी देर पहले ना पूरा विश्वविद्यालय के साथ मीटिंग था। वो लोक अदालत का केसेस को 700 केसेस हम लोग के थे, उनको 1 by 1 देखना था, एक एक का क्या उसमें क्या एक्चुअली क्या बात है, उसको हम लोग डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं या नहीं। पूरा विश्वविद्यालय सुबह से बैठ के अभी जस्ट गए तो हम तुरंत आपके साथ अटैच हो गए। चलो हाँ, हम लोग समझते हैं तुम्हारी व्यस्तता। धन्यवाद मैडम। मैडम आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि एक बार मौका दीजिए पूर्णिमा दी हम लोग के साथ लाइव आने का कॉलेज में। क्यों नहीं, ठीक है, एक बार मौका दीजिए कि आप लोग दोनों को एक साथ हम लोग बुलाए। हाँ जरूर। हम लोग के लिए वो सौभाग्य का दिन का महिला सशक्तिकरण के 2 स्तंभ हमारे कॉलेज को लाभान्वित करे आके, तो कॉलेज का भी सौभाग्य होगा और स्टूडेंट्स भी हमारे सीखेंगी कि जीवन में इतनी ऊंचाई तक भी जाने का एक रास्ता है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारी छात्राओं को ये सब देखने को मिले, जीवन में इतनी ऊंचाइयां देखने को मिले कि वो अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हर संभव कोशिश करें। मैं डॉक्टर उषा यादव से रिक्वेस्ट करूंगी पूर्णिमा दी धन्यवाद ज्ञापन करें। धन्यवाद जय श्री दी। आदरणीय पूर्णिमा मैम एवं रेखा मैम और इस कार्यक्रम में सम्मिलित सभी महिलाएं, मेरी सहयोगी बहनें और जितनी भी छात्राएं हैं, सभी को पृथ्वी दिवस की बधाइयाँ। जैसा कि पूर्णिमा मैम ने बताया कि हम स्त्रियों की आबादी इस पृथ्वी पर लगभग आधी आधी है, तो निश्चित तौर पर हमारी जिम्मेदारी भी आधी बनती है। तो पूर्णिमा मैम से हमें ये पता चल रहा है कि हम महिलाएं अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटती हैं। हमें सिर्फ हमारी जिम्मेदारियों के प्रति और हमें अपने जिम्मेदारियों को निभाने के लिए मौका मिलने की जरूरत है। इन्होंने वेतन व समानता की भी बात की, सुविधाओं की बात की। ये सारी चीजें हम महसूस करते हैं और इस प्रकार के कार्यक्रम के आयोजनों से हम सभी अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक होते हैं। जिम्मेदारी और अधिकार ये दोनों परस्पर जुड़े हुए संबंध हैं। मैडम आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमें और हमारी छात्राओं को हमारी जिम्मेदारियों से अवगत कराया। निश्चित तौर पर हम अपने घर में अपने बच्चों को सिखलाते ही हैं कि जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ बत्ती पंखा बंद करके रखो। और अब कचरा निष्पादन के लिए भी हम सिखलाते हैं कि इस कचरे को, सूखे कचरे को अलग डालें, गीले कचरे को अलग डालें। इन सब से हम अपने बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं। और बहुत सारी बातें मैडम ने बतलाई, उन सब के लिए हम उनके बहुत आभारी हैं।
आपके महत्वपूर्ण वचनों को सुनकर हमारा ज्ञान वर्धन हुआ। इसके लिए मैं साथ ही साथ जैसा कि रेखा मैडम ने बताया कि हम स्त्रियां जितनी सहजता से अपने घर को संभालती हैं, संवारती हैं, ठीक वैसा ही हम अपनी इस धरती को संवारने और सजाने में प्रयास देंगे। आप दोनों हम स्त्रियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, हमारी छात्राओं के लिए प्रेरक हैं। आपसे हम बेहद प्रेरणा प्राप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपके नक्शे कदम पर चलकर हम भी अपना बेहतर इस समाज को दे सकेंगे। एक बार फिर आपको हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत आभार। और तत्पश्चात मैं अपनी प्राचार्य को धन्यवाद देना चाहूंगी। इस कार्यक्रम का इन्होंने आयोजन किया, छात्राओं को इससे जोड़ा ताकि छात्राएं पूर्णिमा मैम, रेखा मैम जैसी विदुषी महिलाओं के विचारों से लाभान्वित हो सके। आपका बहुत बहुत आभार मैडम। साथ ही साथ अगर मैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद ना दूं तो यह उचित नहीं होगा। इसलिए इस कार्यक्रम में सम्मिलित सभी प्रतिभागियों बहुत बहुत आभार, क्योंकि यदि कार्यक्रम हो और उसमें दर्शक और श्रोता ना रहे तो उस कार्यक्रम का कोई औचित्य नहीं है। तो मैं देख पा रही हूँ कि हमारे कार्यक्रम में अधिकतम 52 प्रतिभागियों की संख्या गई थी। एक्चुअली थोड़ा सा इंटरप्ट करें, लड़कियां यूट्यूब पर भी हैं। मैडम भी, रेखा मैडम भी पहले यूट्यूब पे ही चली गई थी। हाँ। तो मैंने फिर फोन किया तो मैडम फिर इससे कनेक्ट हुई, तो वहाँ लड़कियों के लिए आसानी हो जा रही है। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे भी हैं। मुझे लगता है देखेंगे हम लोग लास्ट में टोटल कितने हैं। थैंक यू। चलिए, जितनी भी संख्या है उन सबको बहुत बहुत आभार। हमारे तकनीशियन राजेश जी को भी आभार। हमारे तकनीशियन प्रजीत कुमार को भी धन्यवाद कि जो भी सहायता आवश्यकता पड़ रही है वो तत्पर है उसके लिए। और इस प्रकार मैं इस कार्यक्रम के लिए सभी को धन्यवाद देते हुए प्रणाम करती हूँ। नमस्कार। थैंक यू उषा। पूर्णिमा दी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अपडेटेड आपका सारा कुछ था इंफॉर्मेशन। और ये इतना बढ़िया ये पेपर है, हम इसको लड़कियों को भी ये तो यूट्यूब पे है, मेरा रिकॉर्डिंग है, लाइब्रेरी में भी हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। और कॉलेज के वेबसाइट पे 15 अगस्त को हम अपने कॉलेज का वेबसाइट नए रूप में डालेंगे। तो इस तरह का जितना प्रेजेंटेशन है ना, हम उसके लिए एक सेक्शन डालेंगे जिसमें लड़कियां जब भी चाहे सुन के उससे फायदा उठा सकती हैं। हो सकता है बहुत सी लड़कियां अभी कनेक्ट नहीं हो पाई, बट एक तरह से ये लाइब्रेरी में रहेगा कि आपका ये जो प्रेजेंटेशन था पूर्णिमा दी, लाइब्रेरी के लिए रहेगा, ताकि आने वाले समय में भी जब भी कोई चाहे इस विषय पर एक इतना बढ़िया कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, इतिहास से लेकर आने वाले समय तक का एक बढ़िया कॉम्बिनेशन जो था वो सबको उपलब्ध रहेगा। और पूर्णिमा दी, फिर से आपका धन्यवाद। हम जानते हैं आपकी व्यस्तता को और मैडम की व्यस्तता को, इसके बावजूद कॉलेज के लिए आप लोगों ने समय निकाला। बहुत बहुत आभार पूर्णिमा दी। और आपके आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत बहुत मंगल कामना पूरे राजकीय महिला महाविद्यालय परिवार की ओर से। पूर्णिमा दी, जब भी कुछ हो, जरूरत हो, पूरा राजकीय महिला महाविद्यालय परिवार आपको। बहुत अच्छी बात बोली। और सभी लोगों को जोड़ना हमारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, तुम सभी लोगों को जोड़ना। बिल्कुल बिल्कुल। जी बोलिए बोलिए। हम बोल रहे हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, सभी लोगों को जोड़ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी टीचर्स को दे देंगे हम। ब्रोशर आ गया है, मैंने देखा। चलो, बहुत अच्छा रहा।
आज का हम उम्मीद करते हैं कि हम थोड़े सरल रहे होंगे और बच्चों को बहुत यही तो विशेषता है आपकी, यही विशेषता है आपकी कि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें भी इतनी सहजता से आप कह देती हैं ना, यही तो स्पेशल यूएसपी जो है आपका। I just wanted to reach to the girls. बिल्कुल वही तो यूएसपी था, इतनी बड़ी बड़ी बातें आपने इतनी सहजता से कही है कि हमारी जो इंटरमीडिएट में भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बाह्य रहा ये पूरा विषय। बहुत ही बढ़िया रहा आज का विषय। बहुत बहुत आभार पूर्णिमा भी, पूर्णिमा विद्यालय की ओर से आप लोगों का। चलो हम थैंक यू पूर्णिमा दी। जितनी हमारी महिला शिक्षिका हैं सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा सभी का इतना चेहरा देख के एक साथ, बड़ी खुशी होती है। चलो ठीक है, थैंक यू पूर्णिमा दी, प्रणाम। एक तरह से